स्टार्ट। तो भैया जिसने रैप के वो सॉरी, ये लैंग्वेज नहीं यूज करना। ये थोड़ा फफल आउट हो रहा है रैप के मैप पे। शर्म नहीं दिखलाई दिल तोड़ने में, आज टेक्स्ट करा हाई करम जली। अरे के लिए फॉर बिहारीज, ऑल द बिहारीज। चलो बताए तुम्हें एक समाचार और तोड़े तुम्हारे विकृत विचार। देशी लड़का आज देशी बातें, जिला दरभंगा है राज बिहार। साय साय आंधी का कोई झोंका, धाए धाए शब्दों से कई ठोका। लगते जिगर थोड़ी रख सबर, द केआरएन शो पे आए हम, नाम शलोका। तो भैया जिसने रैप के मैप पे बिहार को लाया है, द वन एंड ओनली द श्लोका। कैसे भाई, क्या हाल चाल? बहुत 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 अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद द केआरएन शो का, जिन्होंने आमंत्रित किया और हमें अपनी बातचीत रखने का यहाँ पे अवसर दिया। बहुत बहुत Shout out शुक्रिया to you. आने के लिए भाई। धन्यवाद। और कैसा चल रहा है? व्हाट्सअप राइट नाउ? सब सही, सब सही, मस्त। मस्त। तो भाई अब तुम आए हो और कुछ हो ना, ऐसा कैसे हो सकता है? सो वन सॉन्ग, चार पंक्तियां, गर्दा उड़ेगा आप लोगों का फेवरेट है, हमको पता है, तो उससे कुछ पंक्तियां आप लोगों के लिए। कि कितने तख्त मेरी चीख से गिरे पड़े, कितने भक्त मेरे गीत से बने पड़े। कौन जाने कैसे पहुंचा यहाँ तक, कितने रक्त के नीर हैं बहे पड़े। अपनों ने भेदा जख्मों को रेदा, सपनों को छेदा और दिए मुझे सारे दर्द। दादाजी कहे थे बचपन में ही, गिर के ना उठ पाया वो फिर कैसा मर्द। गर्दा उड़ेगा से व्हाट, गर्दा उड़ेगा ए यो, गर्दा उड़ेगा स्किर्र, गर्दा 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 उड़ेगा। क्या बात है भाई, मजेदार। धन्यवाद। तो ये अतरंगी चीज आई कहाँ से? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हो गई थी बचपन से ही कहें तो। अच्छा। चूंकि हमारे पिताजी जो थे वो एक क्षेत्रीय कलाकार कह सकते हैं। अच्छा। गाँव में जाके नाटक प्लेज करना, डायरेक्ट करना क्या बात और है। गाने गाना, भजन कीर्तन, ये सब तो वो माहौल घर में था पहले से ही। तो वहीं से इंस्पिरेशन मिला, लेकिन उन्होंने उस फील्ड से कुछ ऐसा नहीं, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में नहीं, आपको पता है क्षेत्रीय स्तर पे नहीं होता है उतना। दिस मोमेंट इतना डिफिकल्ट है तो हाँ, तो उस टाइम पे तो भाई कुछ इंटरनेट, मतलब जो भी आजकल एक अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी नहीं थे। तो बहुत ट्राई करा उन्होंने, हाथ पैर मारा कला क्षेत्र में कि अपना वो बनाए, लेकिन घर की भी स्थिति नहीं थी और जिम्मेदारी भी तुरंत आ गई सर पे, तो उन्हें छोड़ना पड़ा। और इसको लेके बहुत ज़्यादा उनके दिल में क्षोभ था कि इस फील्ड से कुछ होता नहीं है, किसी को, अपने बेटे को तो खास के हम नहीं जाने देंगे, ये वाला बात था। लेकिन हम कहे नहीं, हम जाएंगे तो जरूर। तो बस म्यूज़िक का जो नॉलेज है वो पिताजी से ही बहुत सारा आया हुआ है, सुनते सुनते। और घर में वो बजाते थे गाने वाने क्लासिकल, तो आप ज़्यादातर देखिएगा मेरे गानों में क्लासिकल फ्यूजन रहता है, हिंदी और क्लासिकल का। तुम्हारे पहनावे में भी क्लासिकल फ्यूजन है। वो चूंकि भारत यहाँ पे है ना, तो वो रहना चाहिए हर एक चीज़ में रिप्रेजेंटेशन। तो वहीं से आया, शुरुआत वहीं से हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अपने थोड़े बचपन के बारे में बताओ, कैसे, कहाँ, थोड़ा वो सब चीज़ें का बैकग्राउंड लोगों को बताओ, कहाँ से हो, क्या? हम दरभंगा जिला से हैं। दरभंगा जिला में खराजपुर एक गांव है, मतलब 14 किलोमीटर अंदर है लगभग बस स्टैंड से। वहाँ से हैं हम। बचपन पहले तो शिक्षा में ही, मतलब हम लोग को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। आप लोग को पता है कि हमारे यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, गिन चुन के 2 ही है, 2-3 है। तो शिक्षा पहले जरूरी था और हमने शिक्षा पूरी करी, इस बात का गर्व है कि ग्रेजुएट हूँ पूरा सही, ठीक से बीकॉम। तो बिहारी होने पे दाग लग जाता है। हाँ वही तो बचपन ऐसे बीता कुछ कि घर में थोड़ा बहुत जॉइंट फैमिली थी, बड़ी फैमिली, लंबी चौड़ी, और संगीत का सब अपने अपने फील्ड में। जैसे बड़े भैया मेरे एक इंडियन कस्टम्स में सुपरिटेंडेंट है, एक छोटे वाले भैया टीचर हैं, तो दादाजी मेडिकल में थे, ग्रुप डी रैपर। क्या कॉम्बिनेशन। तो वहाँ से मतलब पूरा अलग ही फील्ड, मतलब जब मैंने चुना तो सबको पूरा घर में शौक लग गया था कि ये दिस इज नॉट पॉसिबल भाई, यहाँ से तो बिल्कुल ही नहीं पॉसिबल है, जाना है तो जा बम्बई जाना नहीं, यहीं से करेंगे। तो बचपन का कुछ यही कहानी है कि बहुत अच्छे, भले ही मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर घर था हमारा, आज भी हम लोग अब थोड़ा थोड़ा उभर रहे हैं उस स्थिति से। पिताजी के जनरेशन में कोई भी मतलब जॉब नहीं करते थे, लाइक किसी को भी ऐसा नहीं, सब प्राइवेट सेक्टर्स में इधर उधर। पिताजी हमारे सेल्समैन, उनके यहाँ क्या कहते हैं, बनिए के यहाँ नॉर्मली कह ले
दुकान पे, तो नहीं था स्कोप की, वो सब बोलते थे ये पैसों वाला का फील्ड है। और जो भी मेरे बड़े भाई के बारे में जिन्होंने कहा है, सब ने अपने मेहनत पे निकाली हुई है। हम लोग ऐसा कुछ बैकग्राउंड था नहीं कभी से कि पैसे से मतलब इंजीनियरिंग करना था, वो तक भी ऐसा नहीं था कि हम लोग लोन लेके कर पाएँ, इतने ज़मीन जायदाद वाले भी नहीं हैं। तो उस फील्ड से आते, फिर भी सपने बहुत बड़े देख लिए थे। तो घर में सब कहते थे कि ये नहीं बना हुआ है तुम्हारे लिए, हम लोग के लिए तो खास कर नहीं बना हुआ है, तो सोच पढ़ाई में ही कुछ करने का, सरकारी जॉब में। भाई तुम्हारे इस क्वेश्चन पे ही मेरा नेक्स्ट सवाल आ रहा था कि मतलब बिहार में जहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा अभी भी भाई तीसरा चौथा मुश्किल से पैदा हुआ है, वहाँ ये रैपर ऐसा वर्ड जो लोग अभी भी मैं घूम लूंगा तो सालों 10 भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस करे पगवाई वाला बात है। सही में मतलब 10 लोगों को पता भी नहीं होगा, बोलने भी नहीं आता होगा, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ, तो यहाँ पे ये था, जब हम लोग शोज करने जाते थे, लिटरली माँ की गाली दे के उतारा हुआ है हम लोगों की, क्या अंग्रेजी में, जबकि हम लोग हिंदी में कर रहे थे, और नीचे से गाली दे के उतारा हुआ है स्टेज से। हसल से पहले की बात है कि क्या बक बक कर रहे हो। खैर ये बात अलग है कि अब उनके बच्चे ही फॉलो करते हैं और देखते हैं स्टोरीज तो ये अलग बात है। लेकिन हाँ, बहुत सारे मतलब उस टाइम पे तो और भी नहीं था उसको लेके मतलब रैप को लेके तो और भी नहीं जानते थे कोई यहाँ पे, तब से हम लोग तो थोड़ा इस स्ट्रगल वाली फेज को थोड़ा डिस्क्राइब करो, मतलब कैसे जब शुरू किया, जब पता था कि नहीं अब ये करना है, तो फिर कैसे स्टार्ट किया, क्या किया, पहला चीज क्या किया तुमने? हाँ, मेरे जिंदगी में ये डिसाइसिव मोमेंट तब आया जब मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में था, और तब तक मैं दोनों चीज़ साथ लेके चल रहा था, मतलब म्यूजिक भी और पढ़ाई भी, और सरकारी नौकरी के क्वेश्चन मतलब ट्यूशन, SSC, रेलवे, सब एग्जाम देना, वो सब चल रहा था। लेकिन फिर एक वक्त आया जब मतलब मैंने खुद से ही इवैल्यूएट किया कि मेरा दिल ज़्यादा क्या चीज़ में लगता है, तो ऑफ कोर्स था वो संगीत, वो ज़्यादा सुकून देता था। वो घर वालों के लिए करता था पढ़ाई, लेकिन सुकून ज़्यादा संगीत ही देता था, और लिखना। और लिखने का आदत मुझे मतलब बहुत छोटे से, एक पढ़ने का और लिखने का, मेन पढ़ने का, साहित्य, हिंदी साहित्य, क्योंकि इंग्लिश आती नहीं थी, जो बेसिक बात है। तो कहानियों का शौक और कविताओं का शौक जो होता है ना, उन्होंने मतलब मेरे क्राफ्ट को बनाया हुआ। तो पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था। और स्ट्रगल जो आप बोले, हम सीधा सीधा, ये बहुत क्लीशे लाइन होगा, लेकिन स्ट्रगल कुछ होता नहीं है, आपको पता है, सब जर्नी होती है डेफिनेटली, और वो फिर चलती रहती है। स्ट्रगल हर एक लेवल पे आदमी करता ही है तो वहाँ से इंस्पिरेशन और वहाँ से कंटेंट आया, और मैंने सोचा कि ये जगह खाली है रैप का जो है। और रैप, हाँ, डिसाइसिव मोमेंट के बारे में मैं बात कर रहा था, सॉरी। तो ग्रेजुएशन के जब सेकेंड ईयर में था, तो वहाँ पे लगा कि नहीं, अब दो नाव पे नहीं चल सकते हैं, एक हमें चुनना होगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, ना इधर करेंगे ना उधर करेंगे। तो हमने घर वालों को बताया, तो टोटली नाराजगी वाला बात, मतलब कि नहीं, हो ही नहीं सकता। फिर छोड़ दिए घर। छोड़ दिया? हाँ, फिर आ गए, लोग भाग के बम्बई जाते हैं, हम पटना आए हम पटना आए, और यहाँ पे हमारे क्रू मेंबर्स जिन्होंने पहला हम लोगों ने फाइंड करा था यहाँ पे, सब मिलके, फाइव ट्रिक्स नाम था उनका, बिहार का पहला रैप क्रू, हम 5 बंदों ने मिलके। पहले तो मैं दरभंगा से ही ट्रैवल करता था, हम लोग के मीटअप्स होते थे, साइफर जिसको बोलते हैं, तो वहाँ वो होते थे सारे, कोई मुजफ्फरपुर से आ रहा है, हम सबसे ज़्यादा दूर से हम आते थे। सुबह 6 बजे बस पकड़ो, फिर रात में 2 बजे पहुँचो, और वो भी कुछ ऐसे शो नहीं होता कि आपको मॉनिटरी पे होता है, साइफर में जस्ट जैमिंग होता है। तो वहाँ से आके पार्क्स में, डिफरेंट पार्क्स में हम लोग जैम करते थे, रैप के बारे में सबको अवेयर करते थे कि दिस इज़ रैप। तो जब डिसाइसिव मोमेंट आया, उसके बाद से मैंने सोचा नहीं, म्यूज़िक करना है, वापस यहाँ पटना आया, और यहाँ से कंटिन्यू हम लोगों ने शुरू करा। फिर हसल आया, और उसके बाद फिर चीज़ें। क्या बात है। तो जो जर्नी थी तुम्हारी यहाँ से, मतलब जो भी तुमने ग्रुप एक फॉर्म किया पटना में, एंड उसके बाद शुरू किया, तो वो एक ब्रेकिंग पॉइंट तुम्हें कब लगा कि जब मतलब अब ये लेवल से तुम नेक्स्ट लेवल, वो लेवल कब पहुँचे तुम? हम लोग शुरू में तो यहीं पे मतलब लोकल लेवल पे ही वीडियो, सब हमारी टीम थी, वीडियो सबकी, तो वीडियोस बनाते थे, डालते थे, 5,000 10,000 व्यूज़ ऐसे आते थे। फिर भी डिमोटिवेट नहीं होते थे, डालना है, क्योंकि हमको पता था कि यहाँ मार्केट है नहीं इसका, तो हमें बनाना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ बड़ा करना था, क्योंकि छोटे उतने में मतलब बहुत समय लग जाता। तो और मैंने घर से भी ये कह रखा था कि 2 साल दे दो हमें, उसके बाद बोलोगे तो हम किराने की दुकान पे बैठ जाएंगे, लेकिन 2 साल हमें दे दो हमें संगीत के लिए। और संयोग से ऐसा हुआ कि 1-1.5 साल में ही हसल आया, और मैंने अपना अंतिम मौका समझ के ज़िंदगी का कि ये ही मेरे लिए लास्ट चांस है, उसका ऑडिशन दिया था, सब ने दिया था हमारे क्रू में,
और हम सिलेक्ट हुए थे, आगे तक क्या टीवी बात। राउंड, फिर उसके बाद आगे के राउंड, फिर फाइनल, मतलब जाते जाते हर एक एपिसोड नहीं में। नहीं, इतना इतना जल्दी जल्दी मत बता। अच्छा तो ये चलो ठीक है, अब इस टॉपिक पे ही आते हैं, MTV हसल। जी जी। क्या कैसे ये जर्नी को डिस्क्राइब करो, और क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा, क्या तुम वहां से जब निकले तो तुम क्या थे, जब गए क्या थे और निकले क्या थे, ये थोड़ा describe गए तो थे हम 20 साल बस गांव में रहने वाले, हमने ज़िंदगी में कभी मतलब 20 साल में दिल्ली तक नहीं देखा हुआ है, ऐसे वाले मतलब इतना ही कुएं का मेढक वाला ज़िंदगी था हमारा। और मेट्रो सिटी के नाम पे हमने सिर्फ कलकत्ता देखा हुआ था, ये वाला सीन था। और अचानक से हसल का ऐसा जर्नी था कि पूरा ग्लैम वर्ल्ड एक होता है, आपको पता है, वो वहाँ पे ले जाकर रख दिया गया। तो बहुत नई चीज़ था वो मेरे लिए, और मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था। और देखता था कि बाकी जो रैपर्स हैं वो ज़्यादा मेट्रो सिटी से जो आते हैं उनका माइंडसेट अलग होता है सबका, और हम लोग जैसे वालों का अलग होता है थोड़ा, उतना नहीं सिखाया गया है, टिकेट्स ये वो सोफिस्टिकेशन वगैरह तो हम लोग, हाँ, तो बहुत दिक्कतें शुरू में आई एडजस्ट करने में। लेकिन फिर जब परफॉर्मेंस दिया तो जब जज खड़े हुए तो लगा कि नहीं हमारे उसमें है कुछ, तो बाकी चीज़ें साइड हो जाती है जब आपकी जो आपका कला है, जो आपकी कला है वो अगर सबको पसंद आ रही है तो फिर सब ठीक है। तो मैंने उस पर फिर उससे अपना कॉन्फिडेंस को बूस्टअप किया, एंड देन एपिसोड वाइज एक एपिसोड तक हमें खुद को प्रूव करना था। पहला एपिसोड ऐसा जर्नी था कि घर वालों को भी देखो सही कर रहा था मैं ये वाला बात कि तुम लोग गलत थे, ये वाला बात। और पिता मैंने पहले एपिसोड में करा था ऑडिशन के बाद वाले में, क्योंकि पिताजी को हमें बताना था कि देखिए, मतलब वो गुस्से वाला कुछ नहीं था, वो गाना, हाँ, बता सकता हूँ मैं, कोरस ही उसका मैं सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओरे पिता मैं तो से बना हूँ, बाह पकड़ तोरे साथ बढ़ा हूँ, चाह यही तोरे सब गम ले लूं, सारी खुशी तोरे चरण संजो दूं, और पिता सब तो पे लुटा दूं, आन मोरे तोरी शान बढ़ा दूं। तो गाने में मैंने कोई रेज वे में उन्हें नहीं दिखाया था, बहुत प्रेम से दिखाया था कि पिताजी देखिए आपका लड़का जो है वो सही कर रहा था। तो पहला एपिसोड ये था। अब आपने आगे की जर्नी पूछी असल की, तो फिर मेरे को लग गया पहला, और मेरा क्या बहुत बुरा आदत है ना कि मतलब मैं कुछ एक जो टारगेट सोचता हूँ वो अगर अचीव हो जाता है उसके बाद मैं थोड़ा लेट बैक हो जाता हूँ, तो फिर हाँ रिलैक्स हो जाता हूँ। तो ये मेरी बुरी आदत में से है एक। तो सेकेंड एपिसोड फिर मतलब सो गया ठीक ठाक, बट थर्ड एपिसोड बॉलीवुड राउंड था, और उसमें एक बॉलीवुड का कोई गाना उठाना था जिसपे रैप करना था। सबने अपने अपने तरीके के उठाए, किसी ने दिल टूटने वाला, किसी ने कुछ हमने बोला नहीं, अब तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगा बिहार का, ताकि पता चलना चाहिए भाई बिहार से आए हैं। तो जिया हो बिहार के लाला हमने सेलेक्ट करा, और उस पर अपना एक नया वर्जन, रैप वर्जन उसका। यार तुम ऐसे बोलोगे तो हम तो वही बोलते रहेंगे यार, गा के सुना दो। हाँ, उस गाने का 4 लाइन तो बनता है बिहार के लिए, फॉर बिहारीज, ऑल द बिहारीज। चलो बताए तुम्हें एक समाचार, और तोरे तुमरे विकृत विचार, देशी लड़का आज देसी बातें, जिला दरभंगा है राज बिहार, साए साए आंधी का कोई झोंका, धाए धाए शब्दों से कई ठोका, लखते जिगर थोड़ी रख सबर, द केयर इन शो पे आए हम, नाम शलोका। बुद्ध को जहां बुद्धि मिली थी, बिस्मिल्लाह खान की कलाकारी, विद्यापति की कविताएं सुन खुद महाकवि भी करे चाकरी। तुम्हें पता है क्या कितनी भाषाएं, क्या संस्कृति जो करते परिहास, अबे जड़ बुद्धि थोड़ा गूगल कर ले, जाके पढ़ ले हमारा इतिहास। वो था। तो वो गाने के बाद क्या हुआ? धन्यवाद, बहुत बहुत जबरदस्त, सबका धन्यवाद। और बहुत सारे लोगों ने इस गाने को प्रेम दिया, आज भी टेक्स्ट करते हैं डेली के, इस गाने के आते हैं हमें। और इस गाने का ऐसा इम्पैक्ट था ना कि इसने मेरा पूरा वो प्रोस्पेक्टिव उस शो को लेके बदल दिया। और पूरी रात में ये मतलब 2 दिन में, एक दिन में ये गाना जब टेलीकास्ट हुआ पूरा वायरल हो गया, और बहुत सारे टेक्स्ट आने लगे कि आप हमारे होप हो, आप पहले हो जो जाके ऐसे पूरे यूनिक वे में बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तब समझ आया नहीं, कुछ जिम्मेदारी लेके भी आया हूँ। अब ये अपनी लड़ाई नहीं है, अब सबकी है ये लड़ाई है। हाँ, तो अब तो फाइनल तक कम से कम बनता है। जबर भाई जबर। बहुत बढ़िया थी। तो
चलो ठीक है। इसके बाद फिर कोई और मतलब इसके बाद फिर जर्नी कैसी चेंज हुई तुम्हारी? इसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब ड्रास्टिक चेंज आया लोगों के मन में, चूँकि जो मैं स्टाइल जो मैं फॉर्म करता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा साहित्यिक हिंदी में यूज़ करता हूँ। और आपने रैप जितना भी सुना होगा, ऑल द रैपर्स हियर, सबको बोलता हूँ कोई हिंदी रैपर नहीं हो। एक लाइन में कहता हूँ, अपने आप को कहते हो लेकिन कोई हिंदी रैपर नहीं हो। सबसे पहले हिंदी लिखने के लिए आपको पता है कि आपको पढ़ना ज़रूरी है। और हमने जो साहित्य पढ़ा है वो आधे से ज़्यादा तो मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं हिंदी के, वो अपने बिहार यूपी के क्षेत्र से ही आते हैं। आइदर वो प्रेमचंद्र हो या फिर रामधारी सिंह दिनकर हो, हमारे सिमरिया के। बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव है मेरी ज़िंदगी पे। तो वहीं से हमारा वो जॉनर आया। तो मुझे लगा कि ये जो हमारा असली हिंदी है, जो भारत का हिंदी है, जो पहचान है, बाहर में क्या बोलते हैं, भारत को किस भाषा से, आप भले ही आपकी 10 लोकल लैंग्वेज है, 50 लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी पहचान ये सबको पता है। भले ही अपना कार लें, साउथ साइड में भी ये बहुत ज़्यादा लैंग्वेज को लेके वो चलता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक तो कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए हर एक देश का, और वो हिंदी से बेटर कुछ हो नहीं सकता जो भारत को रिप्रेजेंट करे। और कोई भी उस खांचे में कर नहीं रहा था जो वो वाली हिंदी थी साहित्यिक। तो मैंने बोला नहीं, और वो हमारी लिगेसी भी है। बाकी सब अपने लिगेसी बनाने में लगे हैं, हम एक थे जिन्होंने पुरानी लिगेसी को पीठ पे उठा के और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया लेके और यूथ में घुसाया माथे में कि देखो ये है हमारी असली, और जो हमारी असली संस्कृति है, हमारी जो असली भाषा है, उसे जानो आप। और इस बात का गर्व है, भले ही गाने चले नहीं चले, ये सब आर्टिस्ट की ज़िंदगी में होता है। फिल्में हर एक रिसर्च करके 200 करोड़ लगा के बनती है और फ्लॉप हो जाती है। बिल्कुल ठीक। तो लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये स्टाइल नहीं चलेगा भाई, ये आउटडेटेड है, ये तो चलेगा ही नहीं। 10 लोगों में से 2 लोगों को समझ आता है तेरी ये भाषा जो लिखता है तू, इतने शुद्ध हिंदी, ये अस्मिता, ये सब यूज करता है वर्ड, ये वो नहीं आएगी समझ में। बोला नहीं आएगी, ठीक है, 2 साल बाद वैसे भी किराने की दुकान पे ही जाना करूँगा, तो यही मैं क्योंकि एक चीज़ मैंने नोटिस करी हुई थी हर एक आर्टिस्ट के लाइफ में, मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ आर्टिस्ट को जो बड़े बड़े हैं। तो मैं देखता हूँ उनका कि उन्होंने कैसे अपने लाइफ को मतलब प्रोसीड किया और कैसे आगे आए। तो एक चीज़ सब में कॉमन लगी ना कि जिन्होंने भी कुछ बड़ा मुकाम हासिल करा है, उन्होंने कुछ यूनिक करा है, मतलब कला के क्षेत्र में कुछ नया दिया है। आइदर वो हनी सिंह हो, उन्होंने पहला बार इंडिया के गांव तक रैप पहुंचाया। तो एक रैप म्यूज़िक, वो उनके लिए मतलब शाउट आउट टू हनी सिंह ऑलवेज, ही इज़ अ सीनियर रैपर। तो ऐसा ही मुझे बहुत सारे और भी चीज़ों को, जैसे धोनी एक हेलीकॉप्टर शॉट्स, वो मेरे बहुत बड़े आइडल हैं। तो एक नया चीज़, कुछ यूनिक आपको लाना पड़ता है। तो मेरे लिए वो यूनिक फैक्टर भी था वो हिंदी। तो मैंने बोला चलेगा तो यही चलेगा, नहीं तो कुछ नहीं चलेगा। और शो के बाद उसको एक्सेप्टेंस भी मिला और उसको लेके उसी मतलब मेरे भाषा को मैं लिखने के लिए बहुत सारे काम भी आए कि आप इसी भाषा में लिखिए। मतलब बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़ के इंडस्ट्री से भी काम दिए कि आपकी यही वाली स्टाइल हमें चाहिए। तो अब वो प्रूवन है वो स्टाइल कि नहीं, मेरा दिया हुआ शैली है और वो शैली चलेगा। तो पहला बॉलीवुड ब्रेक क्या था? पहला बॉलीवुड ब्रेक अभी जस्ट G5 पे, आप लोग डैनी डेंजोपा को जानते होंगे, पुराने फिल्मों में विलन थे, उनके बेटे हैं रिंजिंग, अभी लॉन्च हुए हैं। स्क्वाड मूवी का नाम है, G5 पे देख सकते हैं। उसका पूरा बैकग्राउंड स्कोर, जहाँ पे हीरो आएगा पीछे से आवाज़ हमारी आएगी, रैप आएगा फुल भाई का तुम्हारे, तो देखो जाके वो मूवी। तो पहला ब्रेक वो था। बाकी भी और भी वेब सीरीज और वगैरह में चीज़ें आ रही है, वो अभी रिवील नहीं कर सकते, बाकी हो चुका है सब, धीरे धीरे सब आएगा तो लोगों के बीच में शेयर करता रहूँगा। वाह, बहुत बढ़िया। सो बहुत सारी कॉन्सर्ट्स मैंने देखे कि तुमने किए हैं, तो कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ मतलब नेक्स्ट लेवल कॉन्सर्ट जो है उसके बारे में कुछ बताओ। वो हाँ, एक कॉन्सर्ट मेरी ज़िंदगी का आई थिंक सबसे बड़ा, और जिसके लिए मैंने बचपन से सपना मतलब मैं सपना देखता था, ऐसा लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि मैं खड़ा हूँ और बहुत सारे लोग चीयर कर रहे हैं मेरे लिए। ये वाला सपना जो होता है ना, वो देखता था मैं। भले मैं क्या कर रहा हूँ ये नहीं पता होता था बचपन में उतना, लेकिन ये सपना आता था छोटे से कि मुझे ये करना है, ये चीज़ जब मैं देखता था और आर्टिस्ट को। तो वो मोमेंट मेरे लाइफ में आया एक बार। हालांकि उस मोमेंट में आपको फील नहीं होता कि ये वही मोमेंट है, आपको बाद में फील होता है, क्योंकि वो तब परफॉर्मेंस का आपको टेंशन रहता है। वो था जियो गार्डन है बॉम्बे में, वहाँ पे सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट ने, मतलब इंटरनेशनल, बीबर सब ने शो किए हुए, जस्टिन जो हैं, जो भी हैं, सब ने शो किए हुए वहाँ पे। बादशाह, हनी सिंह पता नहीं, लेकिन रफ्तार भैया ने भी किया हुआ वहाँ पे शो।
तो वो एक मोमेंट था जहाँ पे हम MTV को रिप्रेजेंट करने गए थे हसल के बाद। तो जब बैक स्टेज थे पहला बार वैनिटी फुल स्पेशल अलग फील आई थी। और मुझे लगा था डर बहुत ज़्यादा कि पहचानेगा कोई, ये बॉम्बे की क्राउड है 15-20 हज़ार, कोई पहचानेगा कि नहीं। ठीक है शो से आए हैं, रियलिटी शो से, लेकिन ज़रूरी नहीं है। और अभीश मैथ्यू को शायद आप जानते होंगे, वो थे, मैं बहुत होस्ट थे उस शो के। यूट्यूब पे अभी भी होगा। और मैं पीछे बैक स्टेज मेरा परफॉर्मेंस आने वाला था। और उस दिन कैरी मिनाटी, सारे जितने बड़े बड़े हैं सब, मतलब यूट्यूब पे जितने भी हैं, भुवन बम, सबका शो था लाइंड अप। तो सबको थोड़ा थोड़ा स्लॉट मिला था, चूँकि हमें भी मिला था उतना ही स्लॉट, 3 मिनट, 3.5 मिनट, 4 मिनट का। लेकिन मैं था बहुत नर्वस कि मेरा होगा क्या, यहाँ पे कोई जानेंगे भी कि नहीं, कि हूट करके भगा देंगे चल निकल। लेकिन पीछे आए अभीश मैथ्यू, उन्होंने कहा अरे चीयर अप, कोई मतलब बहुत चीयर अप करा उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, चल तू जा, फाड़ देगा। फिर उन्होंने अनाउंस करा और फिर जब 15,000 लोगों के बीच से श्लोक का आवाज़ शुरू हुई, दैट वाज द मतलब क्रेजीएस्ट मोमेंट फॉर मी। एंड देन जब स्टेज पे गया और परफॉर्मेंस के साथ में लोगों ने गाया, मतलब गर्दाउड़े का परफॉर्म किया था मैंने, और साथ में हुक गाया। वो वीडियो अभी भी यूट्यूब पे आप लोग देखिएगा, साथ में सारे भीड़ ने गाया वो। तो लगा कि नहीं करा, कुछ तो कर लिया। बहुत यार, बहुत अमेजिंग, बहुत बढ़िया था ये जर्नी। तो भाई अब ये बताओ कि लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या दिनचर्या है आपकी। अब तुम इतना हिंदी बोल रहे हो कि मेरे दिनचर्या ऐसे प्रभाव इसी को बोलते हैं। तो दिनचर्या हमारी यही है कि हमारे लिए आई थिंक सब आर्टिस्ट के लिए रात ही दिन होता है। तो रात भर काम चलता है बेसिकली, ज़्यादातर लिखाई का काम या फिर जो भी कंपोजिशन होता है जो भी, तो वो चलता है। फिर सुबह 10-11 बजे तक उठे, फिर बेड से उतरने में थोड़ा हम लेजी टाइप के आदमी हैं, सॉरी सबको मैं बोलता हूँ इसके लिए। और उसके बाद से फिर से शुरू हो जाता है काम। ज़िंदगी में 2 ही चीज़ है, म्यूज़िक एंड म्यूज़िक, मतलब 2 चीज़ नहीं, बहुत एक ही चीज़ है, म्यूज़िक एंड म्यूज़िक। तो बस वही चलता है और कुछ नहीं। मैं बोले तो दूसरा तुम्हारा सोना था, नहीं तुम्हारे मुंह से तो निकला। हाँ वैसे है 3 चीज़ें, मैं बता दूँ, सोना, खाना और म्यूज़िक, ये 3 चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्रेम है हमें, और किसी भी चीज़ से नहीं। तो ऐसे मतलब मंडे टू संडे सेम रूटीन या कुछ डिफरेंट रहता है? हाँ बिल्कुल, हमने सोचा था कि 9 to 5 जॉब नहीं करनी है, इसलिए आर्टिस्ट बनेंगे, 24 आवर्स जॉब इसलिए 24 आवर्स जॉब ले लिया भाई। और ये कभी का भी जॉब है, मतलब कभी कभी ऐसा तो होता है। लास्ट अभी शूट पे हम लोग 3 रात कंटिन्यू जगे हुए थे, तो हेक्टिक तो होता है, लेकिन हाँ ठीक है, मजा भी आता है करने में। फिर सही बात। तो अब क्या श्लोक का प्लान कर रहा है? अब कुछ एक बार कलेक्टिव बहुत सारे गाने, अभी तक चूंकि 10 गाने हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ। नीलेश मिश्रा को आप जानते होंगे, बिल्कुल जानता हूं। उनका एक शो है, तो मैं वही स्लो वाला इंसान हूँ, ज़्यादा भागा दौड़ी पसंद नहीं है, क्योंकि गांव वाले आदमी है, थोड़ा चिल मोड वाला। और मेरा लेन भी खाली है, मेरा जो शैली है, जिस शैली में मैं करता हूँ, तो लेन खाली, इसलिए भाई थोड़ा आराम से ड्राइव करते हैं। लेकिन अब स्पीड गियर लगने वाला है, सारा बॉम्ब इकट्ठा हो गया है, और एक ही बार में बहुत सारे गानों के कंपाइलेशन आ रहे हैं। अनाउंस अभी नाम नहीं करूँगा, वो एकदम धमाके के साथ होगा, लेकिन इस शो पे मैं बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे सॉन्ग आप लोगों के लिए एक साथ लेके आ रहा हूँ। प्रॉपर एल्बम आ रहा है इस बार? प्रॉपर एल्बम है, वो क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा, EP है, एल्बम है या फिर मिक्स टेप है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आएगा कल बहुत सारे। कुछ बता सकते हो तो बता दो भैया। हाँ ये है कि आपको असली, हाँ ये असली भारतीय जो रैप जिसको कहते हैं ना, उसका डेफिनेशन इस एल्बम से। 1 लाइन 2 लाइन नहीं बोलूंगा, 1 लाइन। गाने बहुत सारे हैं, किस गाने का मैं बोलूँ? जो तुम्हारा जो फेवरेट हो, हमने तो सुना ही नहीं है। ठीक है। उसका बस मैं 4 लाइन कहता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। कि है दर्द लाख पर ढीठ, ये मर्द जात की रीत, तुम स्वर्ग फर्श को चाटो, मैं नर्क द्वार पे ठीक। तो ये था उस गाने का। भारी टीजर था ये तो। भारी टीजर है, देखना ये पूरा एल्बम, और ये जो भी है आने वाला है वो देखना, आप लोग हिल जाओगे। और एक क्षोभ है मेरे दिल में, पता है, बाकी रैपर्स के लिए बहुत ज़्यादा रहता है आक्रोश, कि आप सब कहेंगे अपने आप को हिंदी रैपर, हम हिंदी रैपर, लेकिन एक्को को हिंदी रैपर नहीं है। अब सीधा बिहारी में बोले, एक्को को हिंदी रैपर नहीं है, तो पहले हिंदी पढ़ो बउआ जाके, और फिर बोलो अपने आप को हिंदी रैपर, नहीं तो तुम लोग इंग्लिश रैपर हो, सीधा। ओके, दैट वाज अ मैसेज। दैट वाज अ मैसेज। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। तो
मतलब कि जैसे मैं बता रहा था कि ये तो चलो तुमने ये तो तुम्हारा अभी लगता है क्रैकडाउन हो ही जाएगा इस साल तक में। आगे आगे क्या सोचा और आगे क्या करना चाहते हो? लेकिन अगर मैं पूछूं कि डाउन द लाइन 5 इयर्स ऐसा कुछ प्लान बना है? बिल्कुल है। थोड़ा बताओ उस पर। सबसे पहले जो मेरा जो मोटिव है रैप का वो है अपनी भारतीयता को रिप्रेजेंट करना, अपने कल्चर को। अमेरिका नहीं है ये, ठीक है, रैप अमेरिका से आया होगा, ठीक है, लेकिन ये भारतीयता, भारतीयकरण होना उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं लोग, तो ये मेरा विज़न है कि एक बार आप सुन लोगे ना श्लोका को तो बाकी सबको नकार दो, ये वाला चीज़ कि ये जो कर रहे हैं हम, ये हमारी थाती है, ये हमारी लीगेसी है, और ये आप सब भूल चुके हो। यंग जनरेशन तो खास के, ये जो नए वाले, ये 14-15 वाले जनरेशन है, ये तो साफ ही भूल चुके हैं हमारी कल्चर को और हमारे उसको। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जहाँ तक मतलब इंटरनेशनल में जहाँ तक पहुँचा पाऊँ कि दिस इज़ द रियल इंडियन रैप, दिस इज़ द रियल इंडियन लैंग्वेज, मतलब जो ये भाषा है वो असली है और उसमें कोई नहीं कर रहा है। तो ये मेरा, और मैं बहुत प्राउड लेके चलता हूँ। व्यूज़ नहीं मायने रखते हैं मेरे लिए, मेरा काम मायने, मुझे करने में मज़ा आता है। मैं खुद, हाँ, ना मेरे पास कोई पीछे कंपनी है ना कुछ है, सब कुछ मैं खुद ही हूँ, खुद ही प्रोड्यूस, खुद ही सब कुछ। तो मेरा विज़न है ये आगे के मतलब आने वाले समय में कि मैं इसको जहाँ तक ले जा सकूँ, जिस ऊंचाई तक ले जा सकूँ इस भाषा को, इस शैली को, रैप की शैली को, इस विधा को जिसमें हमारा कल्चर झलकता है, इसको जहाँ तक ले जा पाऊँ, जब तक मैं हूँ खड़ा तब तक मैं ये करता रहूँगा और ले जाता रहूँगा ऊपर तक। बिल्कुल, हम, मेरे को कोई डाउट नहीं है भाई, ये 5 ईयर नहीं है, मेरे को लग रहा है 25 साल का प्लान है। लंबा प्लान है, लंबा प्लान है। बट डेफिनेटली सक्सेस तुमको ऑलरेडी मिल चुका है एंड वी होप जो तुम कर रहे हो। नहीं, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा भाई। सक्सेस मैं नहीं मानता, कुछ भी होता है ज़िंदगी में, क्योंकि मेरा म्यूज़िक भी यही कहता है कि कभी मंजिल तो होता ही नहीं है किसी भी चीज़ का। तो यू कांट से कि इट्स माई सक्सेस। तो सक्सेस हमेशा चलता ही रहता है। एक आप वो होता है ना, मैं बोला धोनी को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो उन्होंने कहा था कि एक ही बार में बड़ा लक्ष्य मत बनाओ, छोटे छोटे पायदान बनाओ। तो असल उसमें से एक छोटा पायदान था, तो उसको मैं सक्सेस नहीं मानता। जिस दिन ये मेरा भाषा, ये मेरी संस्कृति, मेरा भारत और ये जो मैंने लिया हुआ है बाकी पुराने राइटर से, वो विधा जब तक जिंदा रखने में अगर मैं कामयाब हो पाता हूँ तब मैं मानूंगा कि सक्सेस है। और वो मैं अगले जनरेशन तक ट्रांसफ़र कर पाता हूँ अच्छे से, बहुत मासी वे में, तब मैं मानूंगा कि वो सक्सेस है। क्या बात, क्या बात। तो तुम ये जो भी लिखते हो उसका कॉन्सेप्ट, उसका क्रिएटिविटी, वो कैसे सोचते हो, कैसे उसको उस पर प्रोसेस करते हो, क्या थॉट प्रोसेस रहता है तुम्हारा? देखिए ये हमारे परवरिश में आता है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर मतलब हिंदी भाषी ही लोग होते हैं। तो और दूसरा चीज़, मेरा साहित्य में रुचि, मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला कि साहित्य में जो रुचि है ना, उसने मुझे बनाया हुआ है। तो मैंने बहुत ज़्यादा चाटा हुआ है साहित्य, हिंदी साहित्य को, हर एक, अमृता प्रीतम, किस किस का मैं नाम लूँ, मतलब दिन बीत जाएंगे, इतने को पढ़ा हुआ है। और मैंने ये सोच के नहीं पढ़ा कि मुझे ये सीखना है इसलिए पढ़ना है, मेरा इंटरेस्ट था, तो वो अंदर जमा होते गया कहानियाँ, वो प्रोसेस अंदर चल रहा है और वो निकल रहा है। हाँ, तो वो प्रोसेस इतना ज़्यादा जमा हो गया कि फिर जब उसको मैंने एक नया शैली, जिसको रैप, आप लोग नए, पोइट्री ही होती है, रिदम एंड पोइट्री, अगर किसी को नहीं पता, जो पहली बार सुन रहे हैं, रैप का पूरा जो मतलब है वो है रिदम एंड पोइट्री। तो पोइट्री वाला जो सेक्शन था वो हमारा था मजबूत, और रिदम पे भी काम बचपन से ही था, मतलब घर में पिताजी ढोलक बजाते थे, तो वो वाला रिदम एंड पोइट्री दोनों थी। तो बस थोड़ी टेक्निकलिटी सीखनी पड़ी, रैप में कुछ होती है, आप लोग जितना समझते हो उतना ईजी नहीं होता है, बहुत सारी उसके भी अपने मतलब कुछ हाँ, रैप के ग्रामर होते हैं अपने, हाँ, व्याकरण होते हैं रैप के। तो ऑल्दो बहुत सारे रैपर वानाबीज जो आजकल अब तो हर घर में एक रैपर हो गया है, तो उनको नहीं पता है, लेकिन हाँ है, बाहर में तो प्रोफेसर, मतलब ऐसे यूनिवर्सिटी में कोर्स हिप हॉप के हैं। तो दिस इज द, मतलब बहुत ज़्यादा आपको स्टडी करना पड़ता है। किसने सिखाया ये सब? नहीं, खुद इंटरनेट। और मैं ऐसे घर से हूँ जहाँ पे 2010 में लाइट आई हुई है मतलब लाइट आया मेरे घर पे, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है जिसको कहते हैं, वो 2010 में आया। तो हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं था, लेकिन क्यूरियस में बहुत ज़्यादा बच्चा था, उसने ही मदद किया हुआ है। तो जब भी बुआ के यहाँ जाता था या नानी गाँव जाता था, तो जहाँ पे डिश थे या जहाँ पे इंटरनेट एक्सेसिव था, वहाँ पे जाके देखता था क्या चल रहा है यूट्यूब पे। पहले आते थे महीने में 2 GB 1 GB वाला प्लान, हाँ। तो वो बुआ की बेटी लोग रखती थी और हम जाके एक दिन में सारा रात में पूरा चाट जाते थे और गाली पड़ता था कि पूरे महीने का खर्चा कर दिया। वहाँ पे जाके फिर देखते थे क्या ट्रेंड चल रहा है, तब वहाँ से रैप, मतलब पहला बार मैंने फाइंड आउट इंटरनेट से ही किया, थैंक्स टू इंटरनेट।
और थैंक्स टू बुआ जी जिन्होंने कंप्यूटर का एक्सेस दिया, और उनका बहुत सपोर्ट रहा है मेरे भी लाइफ में। क्या बात चूँकि दरभंगा से यहाँ पे आना, 10th के बाद से पॉकेट मनी नाम का कुछ चीज़ होता नहीं था मेरे घर में, तो खुद से ही जो किया, ट्यूशन्स पढ़ा के या जैसे भी स्टडी सब खुद से ही करा हुआ है। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट मैं कहूँ तो सारा वो साहित्य का देन है, वो हमारे पूर्वज लेखक जो हैं वो उनका देन है कि, और उनको हमेशा मेरा सलाम रहेगा। जो लोग वो करके गए उसका मैं आधा भी जिस दिन कर लूँ तो मैं उसको अपने आप को धन्य मानूंगा। सो अब थोड़ा श्लोका के बाहर की श्लोका को जानते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या करते हो श्लोका, जब श्लोका नहीं होता है तो फिर वो क्या करता है? बाकी चीज़ें, क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, अरे तो गांव जब भी जाता हूँ जम के खेलता हूँ। दूसरा, कुकिंग का हमको बहुत शौक है। अरे भाई, हाँ, तो खाना और गाना दोनों अच्छा बनाते हैं क्योंकि नहीं, वो मजबूरी में सीखा। मैट्रिमोनियल पे डाल दें खाना और गाना दोनों अच्छा नहीं, अभी बहुत बच्चे हैं खैर, हम ये कह रहे हैं कि ये खाना बनाना मजबूरी के कारण शुरू हुआ। मतलब चूंकि हमारी माता जी जो है वो प्योर वैष्णव हैं, जनकपुर से हैं। जनकपुर यू नो? बिल्कुल। हाँ, वो उनका जगह, माता सीता का जगह वहाँ से हैं। तो 2 देशों का मिलन हुआ था हमारी माता और पिताजी में, तो वहाँ से तो धार्मिक वाला जो मेरा अटायर है, जो भी है संगीत में, वो माता जी के साइड से ही है जो भी है। तो खाती नहीं थी, और पिताजी मेरे उतने ही अपोजिट, मतलब नॉनवेज खाने वाले मिथिला के लोग, आप पता है मछली कितना पसंद। तो अब कौन बनाए, तो 7th क्लास से ये हाथ में आ गया था। चूँकि सारी बुआ लोग का शादी हो गया, कोई थी नहीं बनाने वाली, दादी माँ बूढ़ी हो चुकी थी, तो तब से ये हाथ में आ गया वो बनाने का, और तब से फिर बनाते ही जा रहे हैं। अब ऐसा होता है कि पार्टीज होती है अपने मतलब लौंडों की, हमारी ग्रुप की, लड़कों की, तो उसमें भी कुक हम ही रहते हैं तो ये गाने सुनाने का भी धन तुम्हारा ही, गाना भी सुनाओ और कुक भी करो, खाना भी खिलाओ भी, मुर्गा भात। बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। तो मतलब हमें भी मौका देना कभी। एकदम बिल्कुल खिलाएंगे, स्पेशल वाला अपना हम, स्पेशल तुम्हारा, जो मेरा एक्सपेरिमेंट करके बनाया हुआ है वो। उसके बाद हम यहाँ होटल में मेन्यू में ऐड करवा देंगे बिल्कुल, श्लोका स्पेशल चिकन क्या बात है। तो थोड़ा सा मतलब मैं क्वेश्चंस का थोड़ा पैटर्न चेंज कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया इज समथिंग विच तुमको भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिया होगा, ये टोटली नो, ठीक है। तो तुम क्या मतलब कैसे तुम्हारे लाइफ को सोशल मीडिया इम्पैक्ट किया है, और अगर तुम कुछ शब्दों में बता पाओ कि उसके अच्छाई और बुराई, मतलब हाउ डू यू डिफरेंशिएट? बिल्कुल। तो हर एक चीज़ का होता है, न्यूक्लियर भी मतलब पावर के लिए हुआ था, लेकिन उसको डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया गया। तो सोशल मीडिया के साथ भी ऐसा ही है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रो सोशल मीडिया हूँ नहीं, बहुत कम यूज़ करता हूँ, और जो कि बहुत ज़्यादा मेरे फील्ड में, मतलब मुझे इसके कारण हानि सहना पड़ा है। और अब सब लोग मेरे आसपास के या जो भी मेरी टीम है सब बोलते हैं कि एक्टिव रहा करो, प्रोएक्टिव रहा करो। तो वो भी है कि ज़रूरी भी है एक आर्टिस्ट के लाइफ में, लेकिन फिर ये भी एक है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल भी हो जाते हो। और यहाँ पे एक चीज़ है कि कोई फिल्टर नहीं है, कोई भी कुछ भी लिख सकता है आपके फ़ोटो पे या कुछ आपके उस पोस्ट पे, कोई भी कुछ लिख सकता है जो आपको अच्छा लगे या ना लगे। तो ये चीज़ों का एक दायरा नहीं है, आइदर वो आपके पर्सनल लाइफ से संबंधित हो सकता है या कुछ भी। तो ये चीज़ें खामी तो है ही, बाकी सेंसिबली यूज़ करें लोग, यही कहना चाहेंगे। हम हैं नहीं सोशल मीडिया वाले उतने, लेकिन प्रोज एंड कॉन्स हर एक चीज़ के होते हैं। तो बस यही है कि जो भी है, आप अपने हाथ में अगर कीबोर्ड आ गया है तो मतलब इंटरनेट गैंगस्टर नहीं समझे अपने आप को, बी रिस्पॉन्सिबल। कोई भी आर्टिस्ट, ऐसा कुछ इंसिडेंट्स अगर तुम बताओ जो तुम्हारे साथ पर्सनली कुछ हुआ? मेरे साथ बहुत कम मतलब ये चीज़ें हुई है, क्योंकि ज़्यादातर अभी जो है मेरे वो मतलब बाकी हेटेड वाले सेक्शन मेरे में आप देखिएगा जाके तो बिल्कुल, हाँ बहुत कम है ये, मतलब महादेव का आशीर्वाद है, टचवुड कि बहुत कम है हेटेड वाला। बाकी के मैं देखता हूँ कि मतलब माँ बहन तक की गालियाँ लोग मतलब बहुत उससे भी आगे। तो ये चीज़ें गलत है। अगर आपके हाथ में कुछ पावर है तो उसका उपयोग सही से करें। सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। तो श्लोका जो है वो दिल टूटने से बना था या दिल जुटने से बना था? उफ, ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स दिल टूटने से बना था। अरे यार, कोई तो दिल टूटने से बने साला, सब दिल टूटने से ही, सब दिल टूटने से बनता है, क्योंकि ठोकर खा के ही अकल आती है भाई, यही सत्य है। और मतलब दिल टूटने के बाद ही वो रैपर वाला आ जाता है चीज़ अंदर दिल टूटने के बाद ही बंदे ने सोचा चलो इतना नल्ला समझी, इतने नल्ले तो हैं नहीं हम, चलो दिखाते हैं फिर करके कि क्या है हम।
रैप इधर भी रैप हो गया। सही है सही है सही है। तो फिर- गर्दा उड़ेगा में है भी, शर्म नहीं दिखलाई दिल तोड़ने में, आज टेक्स्ट कर रहा है करम जली। अरे मतलब यार ये तो मैं समझता हूँ कि जो लिख रहे हो वो डेफिनेटली इट्स व्हाट यू हैव बीन थ्रू। यस यस। सो रैपर और बाकी जो कला मतलब फॉर्म है गायकी का, उसमें यही बहुत ज्यादा अंतर है कि रैप जो होता है वो रियल होता है, एकदम एकदम आपकी लाइफ या फिर आपको इसीलिए वो आस छूता भी बहुत वो छूता जल्दी, बहुत है। जल्दी। हमारे पास लय नहीं है, अब चूंकि हमारे गाने में है रहता है, रैप में लय नहीं होता है, रिदम एंड पोएट्री होती है, तो हमारा शब्द ही है जो है। तो ये वहीं से डराइव होता है जहाँ से समाज से रिफ्लेक्ट होता है, हमारे लाइफ से रिफ्लेक्ट होता है, हमारी स्टोरी या लिरिक्स जो भी है, तो ये आप ही लोग देते हैं, या हमारे लाइफ जो हम जिए हैं वहीं से आता है। जो झेल है जो जेल है जो जिए, अच्छा किया। हाँ, जो अच्छा जो बुरा सब वहीं से आता है। तो ये फेम कैसे हैंडल करते हो जो अभी तुम जहाँ भी पहुंचे हो? आई नो तुम उसको फेम शायद से ना बोलो, ना नहीं बोलेंगे हाँ, हम। बट इसीलिए हम और पहले हम ही बोल दिए। फैंडम में बिलीव भी नहीं रखते हैं बहुत ज़्यादा, सब श्रोतागण है मेरे और उसी में मैं खुश हूँ। और जितना भी है मुझे इस बात का बहुत गौरव रहता है कि जितने भी श्लोका को सुनने वाले हैं वो एटलीस्ट एक विकसित मानसिकता वाले हैं, क्योंकि आप अगर नहीं पढ़े लिखे हो तो नहीं समझ पाओगे हमारे शब्दों को, तो आपको एक थोड़ा सा शिक्षित होना जरूरी है। तो ये चीज़ है कि एक अच्छा वर्ग सुनता है जो समाज के लिए अच्छा सोचता है, जो देश के लिए अच्छा सोचता है। अच्छा, तो जिनको तुमको सुनना हो वो पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से हाँ, करेंगे। वो हम बोले भी हैं आगे के गाने में, आने वाला है वो सब चीज़ें कि हमको सुनने से पहले अपने माथे को थोड़ा विकसित करें। तो नाम अद्वितीय है बेटा, काम वो किए हैं, थोड़ा शांति रखिए, ज़्यादा ज्ञान न दीजिए। अरे तो ये है। तो हाँ, कह रहे थे कि फेम को हैंडल कैसे करते हैं। हैंडल करना कुछ नहीं है, ईजी। हम रोड पे ही रहते हैं, आज भी जैसे थे वैसे ही रहते हैं, मिलते हैं लोग पहचानते हैं, फोटो के लेते हैं हम इजीली। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं तुमको ऐसा वो लगता है कि जब तुम मान लो कि जो तुम चाहते हो ड्रीम 5 साल बाद वहाँ अचीव, तब भी हम वहीं रहेंगे। हम अभी भी गांव में रहते हैं, महीने भर जाके चिल के लिए। हम अभी भी जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं या बॉम्बे के जितने भी कॉन्टैक्ट होल्ड्स हैं मेरे, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, हर एक आदमी बोलता है कि बॉम्बे आ जा भाई, तू वहाँ के लिए नहीं है, तू वहाँ के लिए नहीं बना है, बॉम्बे आ जा, बॉम्बे शिफ्ट हो जा, यहाँ तेरा करियर है, मतलब तू यहाँ पे आएगा तो मतलब तेरा जगह पूरा खाली है, तू आएगा तो बहुत सारा मतलब यहाँ पे फाड़ सकता है, फोड़ सकता है। लेकिन नहीं, मुझे यही पसंद है, जाऊँगा जब मन होगा जाऊँगा। अच्छा लगता है गाँव, अच्छा लगता है अपना बिहार, तो मैं यहीं पे प्रोसीड यहीं से कर दिया असल ना, कहाँ गया था बम्बई दिल्ली, तो कर दूंगा बाकी चीज़ में। यहीं से ऑस्ट्रेलिया में कोलैब कर दिया, यहीं से बॉलीवुड में गाने दे दिए, यहीं बैठे बैठे। ज़रूरी नहीं अब इंटरनेट का एक्सेस है, तो ये एक है। बहुत है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कोई फनी इंसिडेंट्स बताओ, जैसे जो तुम्हारे फैन मोमेंट्स या प्रपोजल्स या धमकी कुछ भी। धमकी तो मैं बताऊंगा, और वो भी बताऊंगा फनी वाला भी। धमकी मेरा एक शोक गाना है यूट्यूब पे, शोक जाके सर्च कीजिएगा। उसमें मैंने बिहार, चूंकि मैं बैलेंस करता हूँ, यूनिवर्स जो है ना वो बैलेंस के सिद्धांत पे चलता है। बिल्कुल। तो मैं बैलेंस में बिलीव रखता हूँ, तो मैं जब बिहार के प्राउड के गाने बनाता हूँ तो बिहार की समस्याओं के ऊपर भी बनाता हूँ, कि जहाँ पे जो समस्याएं, क्योंकि सच भी दिखना चाहिए बिल्कुल तुम्हें, दिखना और चाहिए। लगना चाहिए कि वो चेंज का जरूरत है भाई। तो मैंने एक शोक गाना करा था जिसमें बहुत ही ज़्यादा हार्श रियलिटी जो यहाँ का है वो लॉकडाउन में बनाया था, जैसे तैसे करके हमने वो गाना। जैसे कि क्या, किस चीज़ को तुमने हाईलाइट? जितने भी समस्या है यहाँ पे, मतलब अपराध से लेके, मैं अगर कहूँ तो 4 लाइन सुना भी दूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज। ना जाने कहाँ से शुरुआत करूं, फिर आज बिहार की बात करूं, जज्बात लपेटे लफ्ज़ लेके वो किस्सा फिर एक बार कहूं। चीख बचे हैं चारों ओर, ठीक नहीं कुछ डालो गौर, स्वान के जैसे हाल जनों का भीख दिए हैं खालो कौर। डैगर गांथे माथे में कोई 20,000 में खून किए, कहीं जिंदा फेंका एसिड में, कहीं 47 से बूंद दिए। भगवान कसम सब बात पक्का, कई बार जख्म दिए, काल सत्ता बर्बाद किए, कर यूथ लिए हाथ कलम पकड़ाए कट्टा। तो ये गाने ने बहुत सारों के मतलब आग लगा दी थी, और चूंकि इलेक्शन से जस्ट 2 दिन पहले हमने ड्रॉप करा था तो तुमने बॉम्ब ड्रॉप किया था। तो बहुतों को मिर्ची लग गई थी, जंगल राज का चर्चा था उसमें, बहुत सारी चीज़ों का चर्चा था। तो फोन आने लगे फिर हमारे पूरे वीडियो टीम को कि मिलो इलेक्शन के बाद, चला जाओगे, मतलब दर देंगे तुमको एकदम। तो बोले हाँ ठीक है देख लेंगे। और दूसरा अगर फनी बोले, दिल्ली में मेरा शो था हिंदू कॉलेज में, एक लड़का आया सामने से और वो भगवत गीता लेके आया था हाथ में, 2, एक मेरे को गिफ्ट करा, एक उसने मेरे को बोला कि फर्स्ट पेज पे आपका साइन चाहिए।
मतलब सिग्नेचर मैंने दिया। बोला भैया 15 साल बाद इसी जगह पे इसी टाइम पे मिलूंगा आपको बड़ा बन के आपसे। क्या था ये भाई, ऑकवर्ड बोल सकते हैं उसको या फनी पता नहीं, बट वो इंसिडेंट मेरे माथे में छप गया कि व्हाट इज दिस। ये ऑकवर्ड ही था। ये ऑकवर्ड ही था। गॉड, लोग भी यार मतलब क्रेजी होते क्रेजी हैं। क्रेजी क्रेजी। सही बात। और लड़कियों वाले टॉपिक को क्यों तुम साइड लाइन कर दिए? थोड़ा प्रपोजल से कुछ बताओ। वो माता जी देख लेंगी जिनको भी लाना होगा जीवन में। तो हम इससे थोड़ा मोह माया से, चूंकि एक बार होने के बाद लौंडा प्रेम एक ही बार करता है, फिर दूसरे बार तो दिमाग लगाता है। तो ये वाली बात है, पहली बार ही दिल लगता है। दिल बात है भाई। क्या सही तो सही बात की वही बात है कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, आगे क्या करना है नहीं करना है। फिलहाल तो अभी कुछ लॉन्डो इस पे बताओ, मतलब जो बार बार प्यार करते हैं उन पे कुछ नहीं बना है? जो बस नहीं, यही करते वो ही हैं। फिर प्रेम नहीं है भाई, वो फिर तुम्हारा कुछ और है, उस पे कंट्रोल करो। ठीक है, प्रेम नहीं होता है वो। तुमने कोई इस पे कोई ग्रैप नहीं किया ना? हाँ काटे, हाँ वो सुनो बेगाना में एक लाइन था। मतलब 2 लाइन था ऐसे कि जो काटे नस बैठा आशिकी में बैठा भंड, ऐसे कुछ करके था वो लाइन। तो मैंने कहा हुआ है उन लोगों के ऊपर भी, जरूरी नहीं है प्रेम, पहले करियर बना लो भाई, सब कुछ होता रहेगा। सही बात है। तो अब थोड़ा बिहार की बातें करते हैं। बिल्कुल, ये तो एकदम सब- करेंगे। हाँ, तो इसमें मतलब तुमसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुमको अभी के सिचुएशन पे जो जी। तुम्हारा प्रोफेशन है, जी, जी। उससे तुमको क्या लगता है कि बिहार अभी कहाँ स्टैंड करता है? और तुम कुछ अगर तुमको मिला हो, बिकॉज हमको नहीं लगता है वो उस तरीके से मिला हो, बट इन केस अगर कुछ मिला हो तो वो भी बता सकते हो, कुछ पॉजिटिव्स भी बता सकते हो। बिहार में अगर रैप फील्ड की बात करें तो शून्य है, एक लाइन में और कड़वा शून्य है। और रैपर्स बहुत सारे हैं और टैलेंटेड रैपर्स हैं यहाँ पे। बाकी मैं राज्य के मतलब जितने भी हैं खोल के बोलता हूँ, वो अनडिजर्विंग बहुत सारे लोग हैं जो खा रहे हैं आज, जो नहीं डिजर्व करते हैं खाना, और कमा रहे हैं बहुत सारे, जिनका म्यूज़िक हम लोगों से और जिनका लिटरेचर, जिनका लिखना, जिनकी कविताएं हम लोगों से बहुत कमज़ोर है। बहुत आप सुनते भी होंगे। अब मैं डायरेक्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन आ रेले जा रेले बहुत सारे चल रहे अभी। तो उन लोगों से बहुत ही अच्छे रैपर्स और बहुत ही डेप्थ वाले, बहुत ही टेक्निकलिटीज़ वाले रैपर हैं यहाँ पे। लेकिन बस यहाँ पे इंडस्ट्री और कल्चर नहीं होने के कारण, लोगों में हिप हॉप के लिए जागरूकता नहीं होने के कारण, अगर मैं एक करवा सच बताऊँ तो मेरे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स जो इनसाइट्स में होते हैं वो फर्स्ट पे दिल्ली है, सेकंड पे बॉम्बे है, थर्ड पे कोलकाता है, फोर्थ पे पटना आता है, फिफ्थ पे दरभंगा आता है। अब आप समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा मतलब अनअवेयरनेस है यहाँ पे रैप और हिप हॉप को लेके। तो इतना जबकि करने के बाद ही तो बहुत सारे श्लोका निकलने पड़ेंगे पहले तो यहाँ से। और मैं अब हसल 2 सीज़न भी आ रहा है, तो मैं आशा करता हूँ कि इस बार फिर से बिहार से कोई जाओ और ठोक के आओ, पूरा बजा के आओ वहाँ पे कि हाँ आए हैं बिहार से। और तब जाके लोगों को एक बार में नहीं होगा भाई, बताना पड़ेगा बार बार कि रैप है कुछ ऐसा चीज़, और चेंज लाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बाहर के रैपर लोग इतने बड़े इसलिए हो रहे हैं ना क्योंकि उनको लोकली और उनके राज्य का इतना सपोर्ट है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ इस चीज़ की कमी तो फील होती है बिल्कुल ऑफकोर्स होती बहुत ज़्यादा कि जनरल प्रिंसिपल्स पे होती है, तो डेफिनेटली इस चीज़ पे तो ये तो एक बहुत यूनिक प्रोफेशन की बात है। वही ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। तो अभी मतलब मैं क्या कहूँ 10% जागरूकता आया है, मतलब लोग समझे हैं कि क्या रैप होता है नहीं होता इंटरनेट के थ्रू, और वो भी सुन रहे हैं बाहर वालों को ही। वो भी ये नहीं कि सुने, थोड़ा अपने रैपर्स को सपोर्ट करें, अपने जो क्षेत्र के हैं उनको भी थोड़ा सुने कि क्या टैलेंट यहाँ पे है। आपकी बिहारी लैंग्वेज में इतने भयंकर मतलब जो यहाँ का टोन उठा के करते, जैसे वहाँ के स्लैंग में आप यहाँ पे सुन रहे हो, लेकिन यहाँ पे स्लैंग में अगर कोई करेगा तो आप नहीं सुन रहे हो, तो ये गलत चीज़ है। आप सपोर्ट करना शुरू करो, आप ही के सपोर्ट से यहाँ के आर्टिस्ट को एक मौका मिलेगा, एक मंच मिलेगा और एक इंडस्ट्री ग्रो होगी रैप की। और मेरा विज़न भी है कि यहाँ पे एक ग्रो होना चाहिए, और जितने भी रैपर्स हैं एस्पायरिंग रैपर्स, उन लोगों के लिए भी मैं कुछ कर पाऊँ तो ये मेरे लिए सौभाग्य का बात होगा। और जितना हो पाता है ऑल्दो वो मैं करता हूँ, वो मैं भले ही मैं सोशल मीडिया पे फ्लेक्स नहीं करता हूँ, ये अलग बात है, लेकिन मैं करता हूँ जितना हो पाता है मेरे से रैपर्स के लिए। नहीं यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये शो भी बस उसी चीज़ को देने बस के लिए, बस और बात बस करने बस के लिए। कि तुम कैसे देखते हो कि बिहार के लोगों का परसेप्शन और जी। फीडबैक तुम्हारे प्रोफेशन के लिए क्या रहा है अभी तक? बहुत ही, जिन्होंने भी सुना है, मतलब मैं शायद ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाया हूं, ये मेरे में एक ये कहें कि कला आया, व्यापार नहीं आया हमें, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं।
तो हमारी वो इतनी PR VR वो सब कभी रखा नहीं मैंने। लेकिन जिन्होंने भी सुना है उन्होंने, एक बंदा नहीं होगा जिसने सराहा नहीं है। आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो ये है कि मैं पहुंचा नहीं हूँ अभी बहुत सारे लोगों तक, उसमें बाकी है। लेकिन आई थिंक एक बार जब पहुंच जाऊंगा, और जिनसे भी मिला है मतलब फीडबैक, वो अच्छा ही मिला है और बहुत ही अच्छा मिला है। लाइक वो हमें अपने प्राउड के रूप में देखते हैं, और ये मेरे लिए इतने गौरव की बात है ना कि मैं बता नहीं ये सकता बहुत बड़ा हूँ। चेंज है। ये बहुत बड़ा चेंज है, ये एक्चुअली बहुत बड़ा चेंज है। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये आंसर, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरे को लग रहा है कि लोग कुछ बोल रहे होंगे, तो मतलब यूथ में भी एक्सेप्ट करो, बट एक्सेप्टेंस बस यूथ ही नहीं है। नहीं, इसीलिए मैं म्यूजिक ऐसा बनाने की कोशिश करता हूँ ना कि 40 से लेके ना, और मतलब 20 से लेके 40 तक का आदमी ना कनेक्ट कर पाए उससे, 60 का आदमी सुने ना। मतलब ऐसा होता था असल में, जब मैंने हाथ में मेहंदी टाइप के गाने गाए या फिर ओरे पिता टाइप के गाने, तो बूढ़ी माता लोग टीवी के सामने बैठ के ऐसे देखी हैं, मतलब दादी माँ लोग जो जिन लोग मुझे जानती नहीं, मोतिहारी से मुझे ऐसे वीडियो आया, मैं दरभंगा का, मोतिहारी आपको पता है कहाँ है, अलग पूरा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से वीडियो आके देख भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस देख रही हैं ये, और ये मतलब पूरा वो हो रही हैं, आत्मविभोर हो रही हैं और इमोशनल हो रही है। तो मैं उस जनरेशन तक हमारा संगीत पहुंच रहा है, बहुत बढ़िया। और बाकी कोई रैपर्स नहीं पहुंच सकते हो। ये मैं गारंटी देता हूँ। तो कि तुम्हें है ही नहीं वो चीज़। तो एक बिहारी एट्रीब्यूट जो तुम बहुत प्राउड हो तुम्हारे अंदर है, वो चीज़? वो देखो, बिहारी में एक मतलब कौन है ना, बिहारी में एक इनबॉर्न आता है बउआ, कि इतना हम लोग को मतलब अंदर से भगवान ही दे के भेजे हैं ना कि भाई कुछ भी हो जाएगा, मतलब बढ़ना तो है ही, कितना भी तुम दाब दोगे वो बढ़ना है ही। और वो अंदर है कि मतलब ये वाला एटीट्यूड है ना कि प्रॉब्लम्स है ना, ठीक है देख लेंगे वाला। तो वो चीज़ बिहारियत से ही आई है अंदर, और वही एट्रीब्यूट है जो मतलब बिहार से मिला हुआ है कि कुछ भी होगा देख लिया जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है। तो अब ये जो मेरे दो क्वेश्चन हैं, ये बहुत ही समझ लो यूएसपी इसको मैं इसलिए बोलता हूँ बिकॉज कि ये ही एक मैसेज है जो मैं इस शो से यूथ को और पेरेंट्स जो हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको मैं पहुँचाना चाहता हूँ। तुम लोग जैसे लोग जो अच्छा कर रहे हो अभी, तो पहला उसमें है कि एक मैसेज तो जो तुम बिहार के पेरेंट्स को देना चाहते हो। पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि नॉर्मल सब यही बोलेंगे कि हाँ बच्चों के ड्रीम में एक बार सपोर्ट करें, चूँकि हमारे पिताजी के सपोर्ट नहीं करने के कारण हमें जितना कुछ झेलना पड़ा, वो मैं मतलब उसका मैंने 5% भी शो पे नहीं बताया है। लेकिन हाँ बहुत बहुत मतलब जितना आप सोच सकते हैं उस लेवल का संघर्ष, और उससे भी निचले स्तर का संघर्ष हमने किया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि पीछे हाथ नहीं था, सपोर्ट नहीं था। तो हर एक पेरेंट से कहना चाहूँगा कि आपका भी बच्चा ना गुजरे इससे, इसके लिए उनके ड्रीम में एक बार ट्रस्ट करके देखें, आप एक बार उन्हें समय दे के देखें। चूँकि बहुत अब वाइड ग्लोबलाइजेशन का ज़माना, इंटरनेट का ज़माना है, तो आपका लड़का या लड़की जो भी आप अगर उसको ट्रस्ट है ना उसमें, तो आप छोड़ दीजिए उसको, मतलब वो कर लेगा फिर। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को चाहते हैं ना, वो भला बात की पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है। और मेरे साथ भी यही हुआ, मुझे आज तक बिलीव नहीं होता है कि जब मैं गाँव जाता हूँ ना कि मैं यहाँ से कैसे पहुँचा, तो फिर वही चीज़ आती है कि जब इतना दिल से चाहा था ना इस चीज़ को, इसीलिए ये मिला। हाँ, तो ये चीज़ है कि अगर आपका बच्चा चाहता है तो प्लीज़ करने दे, नहीं तो फिर बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस पैदा होते हैं। और जो आपने यूथ को कहा, हाँ, तो उन्हें भी कहता था कि वाना भी बाकी को देख के मत करो भाई, कि देख लिया किसी को इसलिए करना है हमें कुछ अलग हटके है करियर। भाई 9 to 5 जॉब भी मतलब बहुत बड़ी आबादी कर रही है, और उससे भी बहुतों का घर चल रहा है, तो वो भी ज़रूरी है। सब इस फील्ड में आके आपको बाहर से बहुत ग्लैम दिखता है, ये फील्ड ऐसा है नहीं। बहुत ज़्यादा उस ग्लैम के पीछे ना जितने स्ट्रगल और जितनी रातें खपती है वो आपको नहीं पता है। तो वो जो वानाबीज जो चाहते हैं कि कर लें आके, कुछ भी मत करें। अगर आपके यहाँ से आवाज़ आ रही है वो चीज़ करने की, तभी करें, वरना ना करें, किसी का देखा देखी नहीं करें। इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर नहीं है वो चीज़, तो कहीं ना कहीं जाकर आप छोड़ दीजिएगा उसको। आप में वो डेडिकेशन रहेगा ही नहीं जब आपके यहाँ से नहीं आएगी चीज़ें, दिल से नहीं आएगी। तो श्लोका भाई जी, रैपिड फायर आ गया है। अब रैप करेंगे हम रैपिड फायर में। रैपिड फायर पा पा पा। सो पहला, श्लोका का फेवरेट कौन है? कोई फेवरेट नहीं है, सुनता सबको हूँ। सुनता सब क्यों, करता अपनी हूँ। करता अपनी हूँ। इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? नेचर, और जो
मेरे कोई लोग हैं जो इंस्पायर करते हैं तुमको? हाँ, अगर इंस्पिरेशन बोलूँ, अगर लोग में पूरे दुनिया में जितने भी सेलिब्रिटी, एथलीट या जितने भी वेल नोन आदमी है, राजनेता, सब में मिला के मेरा एक ही आदमी है जिसके लिए मैं बोलूँ कि उसका मैं फ़ैन हूँ प्राउडली, और वो है MS धोनी। अरे, एक ड्रीम एल्बम जो तुम करना चाहते हो और उसमें क्या करना चाहते हो? क्योंकि हम अपने गानों में बहुत ज़्यादा इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं, तो एक हम चाहते हैं कि मेरा ड्रीम है कि इतना मैं वो कर पाऊँ कि एक पूरा एल्बम में पूरा रिकॉर्ड कर पाऊँ ओरिजिनल ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, क्योंकि अब तो सब प्रोड्यूस का ज़माना आ गया है। हाँ। तो मेरा एक है, अभी भी मैं ये आने वाले में भी जो कंपाइलेशन ऑफ सॉन्ग्स हैं उसमें भी हालांकि मैंने ओरिजिनल मतलब ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं बहुत सारे, लेकिन मेरा है कि एक मैं फुल फ्लेज एक ऑर्गेनिक वाला करूं क्या और रियल इंडिया रिप्रेजेंट करूं रैप के थ्रू। बहुत मजेदार है यार, बहुत अच्छा है। तो एक किसी आर्टिस्ट जिसके साथ तुम ड्रीम एल्बम अपना करना चाहते हो या तुम्हारा कोई ड्रीम Collab। करना चाहते हो? ड्रीम आर्टिस्ट मैं क्या कर कहूँ, ये ड्रीम आर्टिस्ट नहीं, तुम आर्टिस्ट ही कर हाँ, सकते हो। अगर कोई एक आर्टिस्ट जिसके साथ बहुत सारे हैं, मैं एक का नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया में। चलो दो का नाम ले लो। दो का नाम अगर लूँ तो इट वुड बी फर्स्ट हनी सिंह, ऑफ कोर्स, वन एंड ओन हनी सिंह पहला रहेगा, पहले रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई माने या ना माने, कोई रैपर माने ना माने, लेकिन वो बंदा है ना जिसने बिहार के गांव तक रैप बजवा दिया भाई, ठीक है, और ये बात मानना पड़ेगा तुमको। चल नेक्स्ट, फेवरेट यूट्यूबर फ्रॉम बिहार? फेवरेट यूट्यूबर फ्रॉम बिहार अपने उज्जवल भाई, वायरल कलाकार, और उनके साथ कोलैब भी आ रहा है हमारा। अरे, सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी क्या है तुम्हारे बारे में? कंट्रोवर्सी मेरे बारे में, हाँ, मेरे पे अटैक हुआ था। हाँ, और वो न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी। बहुत सारे, हाँ, माया शूट के दौरान, मेरा एक ट्रैक है माया, उसके शूट के दौरान ग्रुप ऑफ पीपल, मैं ये ओम वोम पहनता हूँ आपको पता है, तो एक दूसरे कम्युनिटी के कुछ लोग थे जिन्होंने अटैक करा था हमारे पूरे क्रू पे। तो वो लोग, उन्होंने सोचा कि हम लोग भजन वजन कर रहे हैं उनके एरिया में जाके, चूँकि शिक्षित नहीं थे, शिक्षा का मैं दोष दूंगा, कुछ कम्युनिटी का दोष नहीं दूंगा, तो वो कंट्रोवर्सी है एक मेरे लाइफ में बहुत बड़ी। ओके। तो अगला क्वेश्चन जी, एक चीज जो तुम अपने बारे में सुधारना चाहते हो? ना नहीं बोल पाने की आदत, मतलब किसी को ना नहीं कहने पाए की आदत है ये जिंदगी ये में तो हम थोड़ी बिहारियों की खासियत है। बहुत बड़ी, बट और उसकी वजह से हम बहुत सहते भी हैं। बहुत सहते हैं। कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, लोग को सुधारेंगे। अब ये तो भाई, ये क्वेश्चन पता है सबसे पहले आया था, ये श्लोका एकदम ये मस्त रैपर वाला नाम बचपन से ही मिल गया, ये बाद में कुछ शिफ्ट हुआ है? इतना मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन नेम हमारे घर वालों ने हमारा रखा था, आपका भी शायद नाम है राहुल, विनो राहुल, ये नाम तो सुना ही होगा वाला बात, तो हमने बोला नहीं ये तो नहीं रखना है, कुछ तो अलग रखना है, तो श्लोका जो है वो ऑफ कोर्स श्लोक, हाँ, तो वो मेरे स्टाइल को भी सबसे, मुझे शुरू से ही मैंने पूरा विज़न बनाया हुआ था कि मेरे अपने शैली को, स्टाइल को ऐसे ले जाना है जहाँ मैं फ्लो भी मंत्रास जैसे यूज़ करूँगा और ये करूँगा वो करूँगा, तो हिंदी रखूँगा, इसीलिए श्लोका खुद का रखा हुआ नाम है। बहुत ही बढ़िया है भाई, एक नंबर, धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन नहीं है, लास्ट क्वेश्चन तो क्या ही हम पूछेंगे लास्ट क्वेश्चन, वो तो रुक जा, अरे बड़ी कितना है। एक गाना जो तुम्हारा फेवरेट हो, तुम्हारे जितने भी गाए हुए एल्बम, सीरीज, सॉन्ग्स, यूट्यूब जो भी है, उसमें से तुम्हारा वैसे तो आने वाले में से भी है फेवरेट, लेकिन अभी तक मैं स्टिल में अभी तक मैं पूछूंगा, आने वाले तो हाँ, मैं माया है एक ट्रैक, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा माया को प्रेम दिया था, और इट गोज़ लाइक कि पाठशाला से आज आधे घंटे पहले छूटे, कारनामा होगा जम के, घुटने टूटे या फूटे, आज खाना है लीची खेतों से तोड़ेंगे भुट्टे, आज जाना घर नहीं जल्दी माँ गुस्सा हो या रूठे, इन्हीं सोच में हो के मगन चलता रहा अपने रास्ते पे, उड़ चला था मैं नील गगन भले पीठ पे भारी बसते थे, पर क्या ये चीखें किनकी पैर अचानक थम गए, गैर सी थी वो राहें खैर चलते हुए हम गए, पहुंचा देखा देख कर मुझे लग गया एक आघात सा, लाश पड़ी थी उस व्यक्ति की कस्बे में जो खास था, एक शोर है घोर सा दौड़ती सांसें भी खत्म थी, एक दौर था जोर का आज कफन में जो दफन थी, रुदन मचा है वातावरण में और फिजाएं हैं गमगीन, औरतें छाती पीट रही मैं देखूं सब हो के तल्लीन,
उड़ गई है वो रूह की पंछी, देह कैद में थी जकड़ी ये अंत डगर, चार कांधों की चल पड़ी उसकी अर्थी, मोह माया से परे पीछे छूटे सब भौतिक वस्तुएं, मैं भी चल पड़ा जानने को क्या होती मृत्यु है, क्या होती मृत्यु है। एंड देन द कोरस कम्स कि कहाँ भागे रे मन चला जाए, किधर जाने मेरा ये मेरी सुनना, कहाँ आया ये राहें लगे माया, रात ढली आंखें क्यों ये मूंदे ना। सो धन्यवाद। अमेजिंग भाई, अमेजिंग। इस गाने में वर्णन है कि जिंदगी जो है वो एक लाइन है कि तुम शीर्ष पे अगर हो अकेले फिर जीने में क्या मजा, अगर आप टॉप पे अकेले हो तो क्या सेलिब्रेशंस ब्रो, आपके अपने साथ होने चाहिए। और इसीलिए मैंने बोला भी इंटरव्यू में कि मैं अभी भी रोड पे रहता हूँ, मतलब उतरता हूँ, मतलब मैं सड़क का लड़का हूँ शुरू से ही, हमारी स्ट्रीट लाइफ होती है आपको पता है, तो अभी भी मैं स्ट्रीट पे रहता हूँ जानबूझ के कि वो ज़रूरी है आपको रियलिटी चेक देना अपने आपको बार बार। आप सक्सेस के किसी भी पीक पे पहुँच जाओ, जो आपके साथ चलने वाले लोग थे, जो जिन्होंने वहाँ तक मदद करा है, उन्हें ना भूलें। तो इस हाँ नहीं, अब लास्ट क्वेश्चन नहीं, अच्छा लास्ट क्वेश्चन अभी बाकी है? नहीं, हो गया। हाँ। तो अब हम पूछेंगे, अब हम होस्ट बनेंगे, अब ये थोड़ा चेंज हो रहा है, ये दोस्त बनेंगे और ये दोस्त बनेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल एकदम मतलब जैसे कि हमें पता चला कि आप आर्किटेक्ट एक हैं, तो उस फील्ड से एकदम एकदम पूरा एकदम एडवर्स फील्ड, ये ऐसे शो पॉडकास्ट और ये कैसे सोचा आपने? क्रिएटिव आदमी है हम भी। अच्छा, तो बस क्रिएटिव आदमी का तो वो तो क्रिएटिव, हम क्रिएटिव, बस क्रिएटिव आदमी का काम ही है कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना। तो मकसद तो इस शो का समझ में आ गया, लेकिन अगला सवाल कि भैया आप इस शो को ले कहाँ जाना चाहते हैं आगे? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेके कहाँ जाना चाहते हैं यार। अगर टू बी वेरी फ्रैंक, जब शुरू किए थे तब भी समझ में नहीं आता कि यहाँ भी बैठेंगे आज तुम मेरे सामने। अरे रे और बट अब जब चीज़ें फॉर्मुलेट हो रही हैं, इतने लोगों का प्यार मिल रहा है और लोगों को भी लग रहा है कि इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी, तो मैं चाहता हूँ, मेरा ड्रीम यही है कि एक एक जगह, एक एक बिहार का वो एक एक कस्बा तक, जहाँ भी लोग इस पैशन से, जैसे तुम्हारे जैसे बहुत सारे रैपर अभी सिवान में, भागलपुर में, बेगूसराय में बैठे होंगे जो सुनेंगे तुमको, बिल्कुल वो उनको भी वो मौका मिले, वो आए यहाँ पे और अपनी बातें। इसके लिए एक शाउट आउट मेरी तरफ से द KRN शो को कि ये इतना अच्छा काम मतलब पहली बार हो रहा है, जो कम्युनिटी बिल्डिंग होती है बाहर के आर्टिस्ट में, वो यहाँ पे हो रहा है, तो दिस इज ग्रेट और ये होना चाहिए था बहुत पहले, और थैंक्स टू यू। ये अब हम भी, वही बात है, जब इंसान भटकता है 4-5 साल भटके, लोगों को ढूंढे, पकड़ के, वैसे लोग बहुत कम मिलते थे। अच्छा, तो उस हाँ, बिकॉज ऐसे तुमको जैसे कैसे आशीष, हाँ, उज्जवल, ऐसे लोग कितने ही हैं, कितने बहुत कम है। आज वो जब मैं इट्स नॉट एन ईजी टास्क। आज मैं जब जाता हूँ तुम्हारे तक पहुँचने के लिए, मैं तुमको मैसेज किया, तुमको इंस्टा पे तुम पहुँचा, फिर मैंने उज्जवल को फोन किया, उज्जवल से फिर मैंने, तो तुम समझ सकते हो कि इट इज नॉट ईजी। किसी को लेना भी और किसी तक पहुंचना भी उतना ही मेहनत का काम है जितना बिल्कुल। आज उनके चीजों को सामने रखना और सही तरीके से। सही बात है, बिकॉज तुम जो बोलोगे, कुडोस टू यू, अरे कुडोस टू मी, व्हेन जब ये सारी चीजें जो मकसद है वो पहुंच जाए होंगी, मतलब एकदम महादेव का आशीर्वाद और शुभकामनाएं सब कुछ। थैंक यू और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, बहुत मजेदार एपिसोड है। थैंक यू जो भी ये शो देख रहे हैं, धन्यवाद आप सबका, यहाँ तक अगर आप बने हैं तो आप सबका धन्यवाद। आप एक बार शो को शाउट आउट हमारे तरफ से फिर से धन्यवाद। थैंक यू।